Hello friends, welcome back to my YouTube channel GST and Tally Wala. Basically, we are starting new series of video called GST. इसमें टॉपिक नंबर 1 बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि GST मास्टर कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार करना है. What is the best way to configure your party master, sales and purchase ledger, expense and income ledger, stock item configuration. See, कॉन्फ़िगरेशन करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन पर्पस अपना एक ही है कि हमें कॉन्फ़िगर इस प्रकार करना है कि मेरा एंट्रीज, मेरा ट्रांजैक्शन, मेरा रिपोर्ट, मेरा रिटर्न प्रॉपर वे से जनरेट हो सके. सो आप किसी भी प्रकार से कॉन्फ़िगर कीजिए, लेकिन एक बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है, आप किस प्रकार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम टैली में करके देखने वाले हैं. दिस इज टॉपिक नंबर 1 एंड लेटर ऑन हम धीरे धीरे अदर टॉपिक को भी इस सीरीज में कवर करेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं पार्टी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये देखते हैं. लेकिन उससे पहले आपको जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कंपनी लेवल पे आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है. आपको जाना है यहाँ पे F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, आप इनेबल कीजिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपका स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप आपको सेलेक्ट करना है, एसेस ऑफ अदर टेरिटरीज यानी कि वो टेरिटरीज जो आप ना किसी स्टेट में आते हैं ना ही किसी अपना जो कहते हैं ना उसे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया यानी कि यूनियन टेरिटरीज, तो ना ही किसी स्टेट में आते हैं ना ही किसी यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, दैट इज वो अदर टेरिटरी में काउंट होंगे. आपको देना है जीएसटी नंबर, तो मैंने कुछ जीएसटी नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं, एक जीएसटी नंबर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. एप्लीकेबल फॉर्म, रिटर्न फाइलिंग आपको मंथली करना है या क्वार्टरली करना है, बेस्ड ऑन योर टर्नओवर आप डिसाइड कर सकते हैं. ई-वे बिल फिलहाल हम आपको इनेबल करना तो कर सकते हैं. ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ गुड्स, तो ये मैंने एप्लीकेबल, इसको मैं टाइमिंग के लिए इग्नोर कर रहा हूँ. एडवांस रिसिप्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रेट, एलयूटी बॉन्ड, ये हम वीडियोस के सीरीज के अगले पार्ट में देखेंगे. धीरे धीरे हम इस सबको कवर करेंगे. तो ये कॉन्फ़िगर करके मैं इसको पूरा पेज सेव कर रहा हूँ. नेक्स्ट वी विल गो ऑन पार्टी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन. पार्टी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हमारे डेटर्स एंड सप्लायर, उनका लेजर क्रिएट करते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए यहाँ पे. अकाउंटिंग को लेजर क्रिएट, लेट्स से मेरा एक बायर है, मुंबई से ही बिलोंग करता है, एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका लेजर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. डेटर्स, ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, और ये लेट्स से अंधेरी मुंबई, ये यहाँ का पिन कोड. वन मोर थिंग, आप जब यहाँ पे एंटर करते हैं, डिटेल ही एंटर करते हैं, इस पेज पे जो आपको ये बेसिक डिटेल दिखाई दे रही है, ये बेसिक प्राइमरी फील्ड है, दैट इज ये प्राइमरी लोकेशन, प्राइमरी डिटेल्स, प्राइमरी एड्रेस, प्राइमरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है. यहाँ पे आपको डालना है पार्टी का पैन नंबर, फिलहाल मैं पैन नंबर स्किप कर रहा हूँ. यहाँ पे लेना है आपको रजिस्ट्रेशन टाइप. रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन दिए हुए अननोन, जहाँ पे आपको श्योर नहीं है कि पार्टी जीएसटी में रजिस्टर है या नहीं है. कंपोजिशन यानी कि पार्टी जीएसटी कंपोजिट डीलर है, तो अगर आपको यहाँ पे कंपोजिट सेलेक्ट करना है. कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी कि वो पर्सन जो गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने वाला है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग वो आगे नहीं भेजेगा, यानी कि हमारा जो यूजर है, हमारा बायर है, वो गुड्स या सर्विस को कंज्यूम कर लेगा एट द लेवल ऑफ वहीं पे. फिर आता है रेगुलर, जो नॉर्मल जीएसटी होल्डर है. अनरजिस्टर्ड, तो अनरजिस्टर्ड वो पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. तो यहाँ पे सवाल आता है कि कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड में क्या डिफरेंस है. कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विस जो खुद के कंज्यूमशन के लिए यूज करता है. अनरजिस्टर्ड वो होता है कि हो सकता है वो खुद के लिए भी कंज्यूम कर सकता है या फिर वो फर्दर सेल या परचेज कर सकता है. तो नॉर्मली मैं लेता हूँ यहाँ पे रेगुलर, और मैं यहाँ पे एक जीएसटी नंबर एंटर कर देता हूँ. ये मैंने जीएसटी नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया. ओके, इस प्रकार से तो आप बेसिक लेजर क्रिएट कर लोगे. तो आपने ये देखा कि यहाँ पे ये जो पार्टी है इसका एड्रेस मुंबई है. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पार्टी का सेकंड एड्रेस गुजरात का हो? गुजरात का हो तो वहां का जीएसटी नंबर अलग होगा. तो क्या इसके लिए मुझे सेकंड लेजर क्रिएट करना है, एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुजरात? नहीं,
हमें दो अलग अलग लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही लेजर में मल्टीपल एड्रेस का फीचर यूज करते हुए सेकेंड लेजर एड्रेस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ से आप जाइए F11 में अकाउंटिंग फीचर, यहाँ पे ऑप्शन इनेबल कीजिए सेट ऑल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल्स, इसको यस कर दिया। आप जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो F12 दबा के यहाँ पे ऑप्शन होगा प्रोवाइड एड्रेस और मल्टीपल कॉन्टेक्ट डिटेल एड्रेस, यहाँ पे यस कर दीजिए। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड एड्रेस लेट्स से मैं डालता हूँ अहमदाबाद का, ये ABC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम, एड्रेस स्टेट गुजरात, वहां का GST नंबर यहाँ पे एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन टाइप GST नंबर 24, मैं एक डमी नंबर एंटर कर रहा हूँ, ये मैंने वहां का GST नंबर भी एंटर कर दिया। सो ये हो गया आपका दो, एक ही पार्टी के दो अलग अलग एड्रेसेस किस प्रकार करना है। सेकेंड थिंग आता है आपका सेल्स एंड परचेज लेजर। सेल्स एंड परचेज इन द टर्म्स ऑफ गुड्स, अगर हम बात करते हैं दैट इज वी आर ट्रेडर ऑफ गुड्स, तो उस केस में हमें सेल्स एंड परचेज लेजर क्रिएट करते हुए क्या ध्यान रखना है, सेल्स अकाउंट, ये है सेल्स। तो यहाँ पे कईयों का सवाल होगा कि मैं तो लोकल सेल्स भी करता हूँ, मैं इंटर स्टेट यानी कि दूसरे स्टेट में भी सप्लाई करता हूँ, तो क्या मुझे दो सेल्स अकाउंट बनाना चाहिए, लोकल सेल्स और इंट्रा स्टेट सेल्स? वो आपकी चॉइस है, आप बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स या फिर आपके बिजनेस की ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्फ़िगर दोनों में क्या करना है वो ध्यान रखिएगा। जबकि ये सेल्स अकाउंट रिलेटेड टू है गुड्स, तो आपको यहाँ पे GST अप्लीकेबल करना है, यस अप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर GST डिटेल आपको नहीं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि ये मेरा गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें कवर होगा। तो आप जब भी परचेज एंड सेल्स गुड्स रिलेटेड करेंगे तो उस केस में आपको यहाँ पे इनेबल सेट ऑल्टर GST डिटेल नहीं करना है। मैं अभी भी वापस रिमाइंड कर रहा हूँ कि स्टॉक आइटम का सेल परचेस अगर आप टैली में मेंटेन करते हो तो उस केस में सेल्स अकाउंट एंड परचेस अकाउंट में सेट ऑल्टर GST डिटेल नहीं करना है। ये गुड्स सेव कर दिया। तो पहला पार्टी मास्टर देख लिया हम लोगों ने, दूसरा सेल्स एंड परचेस देख लिया। अब तीसरा हम चलने वाले हैं, तीसरा चीजें हम देखेंगे जो कि है एक्सपेंस एंड इनकम लेजर। एक्सपेंस यानी कि जैसे कि ऑडिट फीस, प्रोफेशनल फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या फिर मेरा सन्ड्री इनकम, ये जो ऐसे होते लेजर होते हैं, तो वो ऐसे लेजर जो है आपका बिजनेस गुड्स का हो या फिर सर्विस का हो, ये एक्सपेंस तो डेफिनेटली दोनों जगह पे कॉमन होते हैं। मान लीजिए प्रोफेशनल फीस यानी कि जो ऑडिट का फीस है या फिर किसी का फीस है जिसमें हमारे पास बिल आता है, उसमें एक सर्टेन रेट ऑफ GST चार्ज होता है, तो उस केस में आपका जो एक्सपेंस लेजर होगा कैसे बनाना है आपको, ये है आपका प्रोफेशनल फीस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब याद रखिएगा ये आपका फीस है, इस केस में क्या होने वाला है, आपका स्टॉक आइटम इफेक्ट नहीं करता है, यानी कि इन्वेंट्री इफेक्ट नहीं करता है। तो इस केस में आपको यहाँ पे सेट ऑल्टर GST डिटेल इनेबल करना चाहिए और करना ही चाहिए। यहाँ पे यस कर दिया। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ सैक, जो भी होगा। मैं यहाँ पे सैक नंबर एक डमी दे रहा हूँ, आपको सैक नंबर एंटर करना पड़ेगा। प्रोफेशनल फीस के सैक तो डेफिनेटली सेम ही होंगे। देन आफ्टर आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये नेचर ऑफ यानी कि इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, परचेज फ्रॉम SEZ है या फिर इंपोर्ट है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करना है। नॉट अप्लीकेबल क्यों? बिकॉज यही प्रोफेशनल फीस का लेजर आप लोकल परचेज के लिए भी यूज कर सकते हो, यानी कि आपका सेम सर्विस सेम स्टेट में ले सकते हो, या फिर कोई बाहर वाले स्टेट का पार्टी भी आपको सर्विस दे सकती है। तो इस केस में यहाँ पे आपको ये नॉट अप्लीकेबल रखना है, टैक्सेबल रखना है, और रेट आपको यहाँ पे सेट कर देना है 18%, एग्जाम्पल के तौर पे सर्विस।
तो ये बात हो गई प्रोफेशनल फीस की। प्रोफेशनल फीस में चैलेंज ज्यादा नहीं आता, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारी चीजें कॉमन होती हैं और सैक कोड सबका सेम होता है, बिकॉज नेचर ऑफ सर्विस इज प्रोफेशनल। सेकेंड थिंग प्रॉब्लम ये आती है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या होता है, वो तो वहां पे सैक कोड अलग रहता है, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज वहां पे रेट भी सेम नहीं होता है। बट हम लोग कैसे मेंटेन करें? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेजर जो है, मैं अगर रिकमेंड करूं तो क्या होता है कि आपको आइटम मेंटेन करना चाहिए, स्टॉक आइटम मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लीजिए, यहाँ पे जीएसटी इनेबल कीजिए, यहाँ पे गुड्स सैक कोड कुछ भी मेंशन मत कीजिए, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं, आप इसे टैक्सेबल ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे रेट क्या सेट करेंगे, क्योंकि आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5% का भी हो सकता है, 12% का भी हो सकता है, 18% का भी हो सकता है। आप कोई भी एक रेट ले लीजिए। ये रेट लेने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मैं इसको गुड्स सेलेक्ट करता हूँ, इससे ये हो जाएगा कि आप जब ये लेजर सेलेक्ट करेंगे, आप जब ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो जीएसटी कैलकुलेट ऑटोमेटिक वो 5% होगा, लेकिन 5% होगा एंट्री के टाइम पे आप उसको ऑल्टर करके 12% भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको दिखाऊं कि मैं कोई एक्सपेंस बुकिंग कर रहा हूं, ये मैंने एक्सपेंस बुकिंग कर रहा हूं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहाँ पे लेट से अगर 100 रुपीज का अमाउंट है, यहाँ पे 5% का रेट दिख रहा मुझे, आप इसे चेंज करके 12% भी कर सकते हो। ये टैक्स क्लासिफिकेशन बॉक्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, जब आप कभी भी चेंज करो यहाँ पे, तो जब एंट्री आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ओवरराइड का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे हमेशा ओ प्रेस करना है, ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब ये होता है कि मास्टर में आपने कॉन्फ़िगर किया था 5%, यानी कि मास्टर में कॉन्फ़िगरेशन कुछ और किया है और आप एंट्री कुछ और सेव कर रहे हैं। अगर आपका राइट है तो आप प्लीज उसको ओ प्रेस कीजिएगा। ओ प्रेस करने से ये एंट्री आपके एरर रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये एंट्री प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट में जनरेट हो जाएंगी। और एल्स अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये एंट्री सिर्फ एक्सेप्ट होगी, लेकिन एरर में जाके खड़ी हो जाएगी। तीसरी बात आती है कि स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगर कैसे करना। स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगर करना बहुत सिंपल है। स्टॉक आप आइटम को पहले पहचानिए। हो सकता है कि आपके यहाँ पे स्टॉक आइटम सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हों, एक ही ग्रुप के हों, जिसमें सबका एचएसएन कोड सेम हो, सबका जीएसटी नंबर सेम हो। तो आप यहाँ पे एक ग्रुप बना दीजिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं शूज का बनाता हूँ कि जितने भी शूज हैं सारे के सारे उनका एचएसएन कोड सेम है और उनका टैक्सेबल रेट भी सेम है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे, लेट्स से बाटा का शूज, तो आप यहाँ पे अगर डिफाइन कर दोगे कि ये जो ग्रुप है शूज का है, तो इससे ये हो जाएगा कि यानी कि जितने भी शूज के अंदर आपके स्टॉक आइटम होंगे, सारे के सारे जो है उस पे 5% लगेगा। आपको यहाँ पे अंदर कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन, जहाँ पे कॉमन आपको कॉमनली यूज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका सारे स्टॉक आइटम के अलग अलग रेट है, सबका अलग अलग है, तो यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाते वक्त आपको स्टॉक आइटम यूनिट, यहाँ पे आपको यस करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, एचएसएन कोड एंटर करना है, टैक्सेबल ले लेना है और यहाँ पे आपको जो भी रेट है वो सेट कर देना है। कल को अगर मान लीजिए इसका रेट चेंज होता है, यानी स्टॉक आइटम का रेट चेंज होता है, तो आप इसको स्टॉक आइटम का रेट चेंज करने के लिए आपको जाना है, ऑल्टर करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया और यहाँ पे टैक्स रेट हिस्ट्री के थ्रू आपको इसका रेट चेंज करना है। यहाँ पे जाइए, अप्रैल 21 से इसका रेट जो भी रहेगा आप जाके चेंज कर सकते हो। यानी कि आपको रेट इस प्रकार से चेंज करना है। और रही बात अब जीएसटी लेजर कॉन्फ़िगरेशन की, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो लिस्ट में सर्च कर लीजिए, मैंने जीएसटी लेजर कॉन्फ़िगर कैसे करना है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है डिटेल में, वो आप रेफर कर लीजिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, यानी कि नए टॉपिक के साथ टैली की जीएसटी सीरीज में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।